औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तमाम दोस्त जो है उनको वेलकम करता हूँ जी आज की हमारे सेशन के अंदर। तमाम सिस्टर्स को वेलकम करता हूँ। आज का जो हमारा सेशन है वो मेन इंग्रेडिएंट्स पे होगा, यानी कि सेल रिजुवेनेशन के अंदर कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है, उस पे हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। कल की जो ट्रेनिंग हो चुकी है उस पे हमने क्राइसिस पे बात की थी, मुख्तलिफ क्राइसिस पे कि कौन-कौन सी सिम्पटम्स होती हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की और सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज की। कल वो हमने उसको डिस्कस कर लिया था और आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो सेल रिजुवेनेशन हमारी प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है इसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें जो हैं डाली गई हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहली जो चीज़ इसके अंदर है वो है गैनोस्टिमा पेंटाफिलिया। दूसरे नंबर पे इसके अंदर टी पॉलीफेनोल है और तीसरे नंबर पे विटामिन सी है और चौथे नंबर पे बीटा कैरोटीन है। ये चार चीज़ों का सिनर्जिज्म है, चार चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन है। इसमें चार चीज़ें डाली गई हैं। अब इंशाल्लाह ताला हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इन चार चीज़ों की वन बाय वन इनका बैकग्राउंड क्या है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं और इसी के साथ-साथ जो है इनके क्या फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर करते हैं, उस पे इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे जिस इंग्रेडिएंट्स को लेंगे, वो बात करेंगे गैनोस्टिमा पेंटाफिलिया पे बात करेंगे। इसको हम सबसे पहले जो है लेते हैं इस हर्ब को, ये कौन सी हर्ब है और इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, उस पे भी इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। गैनोस्टिमा पेंटाफिलिया जो है बेसिकली जो ये हर्ब है इसको पुरइसरार, यानी कि ये ऐसी हर्ब है कि जो बहुत सारी खूबियां रखती है। मतलब इसके अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं कि जिसकी वजह से इसको बहुत सारे इसको एजाज़ात भी दिए गए हैं। सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो नाम है वो उस नाम पे हम बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं गैनोस्टिमा पेंटाफिलिया, गैनोस्टिमा इस जड़ी बूटी का नाम है और जो ये जड़ी बूटी है इसको पेंटाफिलिया क्यों कहा जाते हैं, कहते हैं पेंटाफिलिया जो है, पेंटा कहते हैं 5 को और फिलिया कहते हैं पत्तों को, 5 पत्तों वाली जड़ी बूटी। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं गैनोस्टिमा पेंटाफिलिया ए मिस्ट्रिकल हर्ब फॉर मेंटेनिंग लॉन्गेविटी, यानी कि इस जड़ी बूटी को जिंदगी को लंबा करने वाली, यानी कि लंबे अरसे तक, इसका मतलब ये है कि लंबे अरसे तक हमें सेहतमंद रखने वाली जड़ी बूटी जो है इसको गैनोस्टिमा को कहा जाता है। गैनोस्टिमा पेंटाफिलिया इसके ये 5 पत्तों, पेंटा 5 को कहते हैं, फिलिया पत्ते को कहा जाता है। तो अगर आप तस्वीर में भी देखें तो इसके 5 पत्ते होते हैं और ये जो जड़ी बूटी है इसको अगर जब आप गूगल पे इसको सर्च करेंगे तो इसका एक दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम इसको कहा जाता है जियोगुलन, जियोगुलन इसको कहा जाता है, दूसरा इसका हर्ब है। इसका दूसरा नाम है जियोगुलन। तो ये बेसिकली एक प्लांट है जो कि सबसे ज्यादा चाइना में पाया जाता है। ये जो जड़ी बूटी है ये सबसे ज्यादा चाइना में पाई जाती है। और थोड़ा सा इसकी हम हिस्ट्री पे जाते हैं। इन चाइना गैनोस्टिमा पेंटाफिलिया इज कॉल्ड नॉर्दर्न जिनसिंग। ये चाइना के अंदर इस हर्ब को इसका दूसरा नाम इसको नॉर्दर्न जिनसिंग भी कहा जाता है। अब जिनसिंग एक ऐसी सीरीज है कि दुनिया में सबसे जो ज्यादा यूज होने वाली और ज्यादा बेनिफिट्स देने वाली जिनसिंग सीरीज है। अब जो हमारे घरों में अदरक वगैरह इस्तेमाल होता है, ये भी जिनसिंग का एक हिस्सा है, जिनसिंग की किस्म है। तो ये भी बेसिकली इसको जो शुमाली जिनसिंग कहा जाता है। दूसरा इसका एक और नाम भी दिया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं
or pentapenex less tonality, pentapenex less tonality, लेस टोनैलिटी का जब लफ्ज आता है हर्ब के अंदर तो इसका मतलब है जड़ी बूटियों का बादशाह, किंग ऑफ हर्ब। इसको किंग ऑफ हर्ब भी कहा जाता है, जड़ी बूटियों का बादशाह भी इसको कहा जाता है। तो आप जरा इसकी हिस्ट्री देखें तो डेफिनेटली आप जब इसको देख रहे हैं तो ये इतनी अट्रैक्टिव और इतनी शानदार ये प्रोडक्ट है, ये जो इंग्रेडिएंट है इसका हर्ब का, कि आप इसको देख रहे हैं कि इसके कितने इसके इजाजात हैं। आगे जरा चलते हैं, नाम से हम निकल के अभी मैंने 3 चीजें आपके साथ डिस्कस कर ली। गैनोस्टीमा पेंटाफिलिया मैंने आपको समझा दिया, फिर इसको नॉर्दर्न जिनसिंग भी कहा जाता है, पेंटापेनिक्स लेस टोनैलिटी भी इसको कहा जाता है। फिर आगे इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है, एज कंटेनिंग 82 पेनेक्सोसाइड्स। अब इसके अंदर जो है पेनेक्सोसाइड मौजूद हैं। अच्छा, पेनेक्सोसाइड ऐसा एक एलिमेंट है कि ये जब हम यूज करते हैं तो ये अगर अपना ऑक्साइड दे भी दे, यानी कि अपना एक एलिमेंट दे भी दे किसी को, तो इसके पास कमी नहीं होती, यानी कि 82 इसके पास बैलेंस रहते हैं। जो पेनेक्सोसाइड्स हैं ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट एक एलिमेंट है जो कि इसके अंदर पाया जाता है, जो कि इसका सबसे बड़ा जो काम है अगर देखा जाए, ख़वातीन के जो मखसूस अयाम होते हैं उसके दौरान जो पेन होता है उसके अंदर देखा गया कि इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। मतलब उसमें जो पेन होते हैं उसमें रिलीफ देता है। इसके बाद पेनेक्सोसाइड में ये देखा गया है कि ये टेंशन को कंट्रोल करता है और वेट रिड्यूसिंग के अंदर इसके बड़े बेनिफिट्स हैं, और इसी के साथ साथ कैंसर को रोकने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके अलावा जो एंटी एजिंग भी है, बढ़ती उम्र के असरात को कम करता है, और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी इसके बहुत सारे अच्छे देखे गए हैं जो पेनेक्सोसाइड इसके अंदर मौजूद है। अब जो पेनेक्सोसाइड्स हैं ये बहुत सारी चीजों में पाए जाते हैं और भी हर्ब के अंदर, लेकिन इसके अंदर 82 पेनेक्सोसाइड यानी कि सबसे ज्यादा इसमें पाए जाते हैं, और इसी वजह से इट हील्ड एज, तो इसी वजह से इसकी शनाख्त बन गई, पहचान बन गई लॉन्गेविटी जिनसिंग, यानी कि उम्र को लंबा करने वाली जड़ी बूटी जिनसिंग जी जो बन गई। तो इसके अंदर जो ये 82 पेनेक्सोसाइड है, ये इसकी यूनिकनेस है कि ये किसी और हर्ब में नहीं पाए जाते, इसके अंदर पाए जाते हैं। इन चाइनीज फोक सोसाइटी, चाइना के अंदर जो चाइना की फोक सोसाइटी है, जो चाइना का पुराना कल्चर है, उसमें अगर देखा जाए तो वहां जब गैनोस्टीमा पेंटाफिलिया की आप बात करेंगे तो ये वो जड़ी बूटी है, वो आप बात करेंगे तो उसको वो लेते हैं कि ये जिंदगी को लंबा करने के लिए, यानी कि जिंदगी को लंबे अरसे तक सेहत को मेंटेन करने वाली जो जड़ी बूटी है वो गैनोस्टीमा पेंटाफिलिया है। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं। इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जो चाइना का पुराना तरीका इलाज है TCM, इसके बारे में आपको पता है, TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो है। अब जो 2 चीजें हैं, एक है वेस्टर्न मेडिसिन, एक है ईस्टर्न मेडिसिन। इस वक्त दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज हो रही है वो ईस्टर्न मेडिसिन हो रही हैं, ठीक है। ईस्टर्न मेडिसिन के अंदर जो इसकी बुनियाद बेसिकली हर्ब के ऊपर होती है। अब जो वेस्टर्न मेडिसिन है उसकी बुनियाद केमिस्ट्री के ऊपर है। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो TCM की बात हो रही है। गैनोस्टीमा पेंटाफिलिया इज कंसिडर्ड टू बी ए बिटर इन फ्लेवर, ये जायके के अंदर थोड़ी सी तुलसी होती है, तल्ख होती है, एंड कोल्ड इन प्रॉपर्टी, और इसकी जो खुसूसियात हैं वो ठंडी हैं। सो इट हैज एफिकेसी ऑफ क्लियरिंग हीट एंड टॉक्सिन्स, ये हमारे जिस्म में से हीट को खत्म करने, यानी कि जिस्म में से गर्मी को खत्म करने और फासिद मादों को निकालने में ये महारत रखती है। आगे रिलीविंग कफ, और इसी के साथ साथ खांसी के अंदर इसका बड़े अच्छे रिजल्ट है, और रिड्यूस फिलियम, और ये बलगम को निकालने में बड़ी एक्सपर्ट है।
ये तो थोड़ा सा हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा। गैनोस्टीमा पेंटाफिलिया हर जो सेल रेजुवेनेशन के अंदर मौजूद है। इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि ये दोबारा ये जो गैनोस्टीमा पेंटाफिलिया है ये हमारी टी के अंदर भी मौजूद है। टी हमारी जो है वो उसमें 5 अर्ब हैं, तो उनमें से एक अर्ब ये भी है। तो ये अगर हम इसको यहाँ पढ़ लेंगे तो टी अगर हमने की तो ये आपका क्लियर हो जाएगा यहीं पे। इसके बाद जो है अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। गैनोस्टीमा पेंटाफिलिया हर्ब मिस्टिकल हर्ब फॉर मेंटेनिंग लॉन्गेविटी। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करने लगा हूं, फिर साथ इसको हम मजीद समझ भी लेंगे। सबसे पहला जो इसका फंक्शन है, एडजस्ट ब्लड लिपिड, ग्लूकोज एंड प्रेशर एंड इंप्रूव कोरोनरी आर्टरीज एंड सेरिब्रल ब्लड फ्लो। ये हमारे खून के अंदर जो चिकनाई है, ठीक है, लिपिड्स हैं, उसको कहा जाता है हेमेटिक फैट। जो खूनी चर्बी वगैरह है, जो खून के अंदर ग्लूकोज मौजूद है, जो ब्लड प्रेशर है, उसको ये नॉर्मल रखती है, एडजस्ट करती है। और इसके बाद इंप्रूव कोरोनरी आर्टरी, जो दिल की शरियानें हैं उनके फंक्शन को बेहतर करती है, एंड सेरिब्रल ब्लड फ्लो, और दिमाग की तरफ खून के फ्लो को बेहतर करती है। ये बहुत, जिस बंदे को इशू आता है, ब्रेन की इश्यूज हैं, उसको आप सेल आप देंगे तो वो इंशाल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर वो फील करेगा अपने अंदर इंप्रूवमेंट को। इसके बाद नंबर 2, काम नर्व्स। जिस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा हाइपर होता है और उसका मतलब नर्वस हो जाता है, तो उसके लिए ये बहुत ही शानदार चीज है। ये हमारी नर्व को काम रखती है, पुरसकून रखती है। नर्व के अंदर जितने भी ऐसी चीजें मौजूद हैं, जो नर्व के, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर जितनी भी ऐसी चीजें जो कि प्रॉब्लम का बायस बन रही हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके ये नर्व्स को काम कर देता है। ये दूसरा इसका फंक्शन हो गया। नंबर 3, प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन। जो हमारे प्लेटलेट सेल हैं उनको हद से ज्यादा एग्रीगेशन से रोकता है, यानी कि जमा होने से रोकता है। डेफिनेटली जब प्लेटलेट्स की जो फंक्शन है वो इन ऑर्डर होगा, अगर उनकी एग्रीगेशन ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, तो डेफिनेटली उससे भी खून के लोथड़े बनते हैं, थ्रोम्बोसिस बनता है और प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं। तो प्लेटलेट्स जो है उसकी एग्रीगेशन जो है उसको ये नॉर्मल रखता है। आर्थरियोस्क्लेरोसिस, अब इसी के साथ साथ आर्थरियोस्क्लेरोसिस के अंदर जो है इसका बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे जो खून की नालियों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है उसको ये बाल रखती है। इसी के साथ जो है, इसी के साथ साथ सप्लाई एडिक्यूट न्यूट्रिशन टू सेल टू इम्प्रूव स्मूथ ब्लड फ्लो। ये क्या करती है कि जो ये कल भी मैंने बात की थी कि जो स्कूलियों तक स्कूलियों तक जो न्यूट्रिएंट पहुंचने हैं, उनका अगर फ्लो ठीक नहीं होगा, फ्लो अगर उनमें ठीक नहीं होगा तो डेफिनेटली न्यूट्रिएंट्स वहां पहुंचेंगे नहीं। तो इसकी सप्लाई को ये बेहतर करती है। कल एक चीज जो है शायद मैंने शेयर की या नहीं की, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली जो हमारा बॉडी का सेल है वो 7 तकरीबन 6 से 7 ऐसे मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर जो है वो बंद हो जाता है, जिसके नतीजे में वो सेल डैमेज होकर ऑक्सीडेशन का शिकार हो जाता है, गलना सड़ना शुरू हो जाता है। पहली जो लेयर बनती है हमारे सेल के इर्द गिर्द, वो जो लेयर होती है वो लेयर होती है फ्री रेडिकल्स की। इसके बाद दूसरी सेल के इर्द की जो लेयर बनती है वो बनती है टॉक्सिन्स की, फासिद मादों की। तीसरी लेयर बनती है केमिकल की। अब केमिकल के अंदर फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इसके अलावा जो है इंसेक्टिसाइड्स हैं, मुख्तलिफ हर्बिसाइड्स हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जो जा रहे हैं। फिर प्रिजर्वेटर्स जो हम डेली जूस की शक्ल में और मुख्तलिफ जंक फूड की शक्ल में हम लेते हैं, तो इनकी लेयर बनती है
फिर कोलेस्ट्रॉल की लेयर बनती है। तो ये तकरीबन 5 से 7 लेयर ऐसी हैं कि जो सेल के इर्द गिर्द बन जाती है। ये बड़ी गौर से आप बात समझिएगा। अब जो सेल है उसके गिर्द ये 5-6 लेयर्स बन गई हैं। अब ये सारे बैरियर्स हैं, ये ब्लॉकेज हो गई है। अब सेल तक न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे। जब सेल तक न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे तो यहाँ पे एक और मसला खड़ा हो जाएगा। ये जो 5-6 लेयर्स बनी थी, तो आगे जो लेयर बनेगी वो कैल्शियम की लेयर बन जाएगी, आगे लेयर जो बनेगी वो जिंक की लेयर बन जाएगी, आगे जो लेयर बनेगी वो किसी और विटामिन की बन जाएगी। तो ये सारी लेयर उस सेल के इर्द गिर्द जमा होते होते वहां पे ऑक्सीडेशन का अमल होगा और इस तरीके से जो सेल है वो डैमेज होके वहां पे कैंसर की वजह बन जाएगा। तो हमारा पहला ये काम है कि सेल को इन लेयर से आजाद करना। अब यहाँ पे वही बात हो रही है कि ये जो सेल है, सेल जो है, मैंने कल आपको बताया था, सेल रेजुवेनेशन जो हमारी प्रोडक्ट है, ये बेसिकली हमारी डिटॉक्सिफायर है। ये डिटॉक्सिफायर प्रोडक्ट है। ये डिटॉक्सिफिकेशन बड़े शानदार तरीके से करती है और इसको बताया था ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। अब ये तमाम लेयर्स को, अब इस प्रोडक्ट को, सेल रेजुवेनेशन को अगर चिटोसान के साथ लिया जाए तो इसके बहुत ही खूबसूरत शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि जो चिटोसान है वो क्लींजर है और ये जो है ये डिटॉक्सिफायर है। अब इसको जरा आसानी से बात को समझते हैं। क्लींजिंग का मतलब है कि मिसाल के तौर पे आपने सफाई करते हैं तो आपने झाड़ू लगाया और आपने झाड़ू दे के इस फर्श की मुख्तलिफ सफाई कर दी, ठीक है। अब लेकिन जो मुख्तलिफ जो यहीं पे दर्जे वगैरह होती हैं या छोटी छोटी खाली जगह होती है, उसके अंदर जो है वो मट्टी और मुख्तलिफ चीजें चली जाती है, डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। अब जब चिटोसान आपने लिया तो इसने ओवरऑल क्लींजिंग कर दी, लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ केमिकल, टॉक्सिन, फ्री रेडिकल, फैट जो हमारे ऑर्गन के अंदर इंटर हो चुकी है, जो हमारी आर्टरीज, वेन्स के अंदर इंटर हो चुकी हुई है, वहां से सेल रेजुवेनेशन जो है वो इसको डिटॉक्स करेगा, इसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी। जी मेरी आवाज आ रही है सबको? एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे क्वेश्चन है। जी सर, जैसे आपने बताया कि ये थोड़ी बहुत क्लींजिंग कर लेगा और चिटोसान जो है वो फिर कंप्लीटली क्लीन कर लेगा उसको, तो इस तरह से क्या पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा वीक नहीं हो जाएगा कि अगर हम दोनों को जो है वो इस तरह वाली प्रोडक्ट दे रहे हैं तो फिर साथ में क्या कोई और भी देनी चाहिए? अच्छा, अब यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने आप ना, जो मैंने बताया ना, जो चिटोसान है वो क्लींजर है और जो ये प्रोडक्ट है अपना सेल रेजुवेनेशन, ये डिटॉक्सिफायर है। अब होता क्या है कि जब हमारी बॉडी के अंदर, मैंने जो पहले आपको बता दिए हैं, ये सारे जो टॉक्सिन और ये सारी चीजें जाती हैं, तो इसके नतीजे के अंदर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन का अमल होता है। ऑक्सीडेशन जो है इसको आगे हम देखेंगे, पढ़ेंगे, अगली स्लाइड पे, अगली चंद स्लाइडों पे आएगा। तो अगर आप जो है चिटोसान और दोनों को कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो क्लींजिंग होने के साथ साथ जो जिस्म के अंदर, पेशेंट के अंदर या नॉर्मल बंदे के अंदर ऑक्सीडेशन का अमल हो रहा है वो भी रुक जाएगा। और जहां तक आपने बात की है वीकनेस की, कमजोरी की, हमारी जो प्रोडक्ट है जी, इसमें आप जो क्लींजर देते हैं उस क्लींजर के अंदर जो है सिर्फ अकेले नहीं देते आप, उसके साथ जो है साथ आप हेल्पिंग के लिए आप स्पोलिना का ऐड करते हैं या आप कोर्डिसिप का ऐड करते हैं या हमारी रिप्लेनिशिंग प्रोडक्ट ऐड करते हैं। उसके नतीजे में उस बंदे को वीकनेस नहीं होती। अगर वो अकेली प्रोडक्ट भी ले तो उसकी बॉडी में वीकनेस उस लेवल पे नहीं होगी कि जैसे बिल्कुल ही वो लागर हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं इनको अगर आप जो है साथ डाइट प्लान देते हैं, उनको अच्छी एक डाइट प्लान भी देते हैं, तो अगर ये प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर उस बंदे को वीकनेस और ये चीजें इससे वो बचे, तो साथ आप जो है हमारी रेगुलेटिंग या आप रिप्लेनिशिंग प्रोडक्ट ऐड करेंगे।
जी हाँ जी, उनको यही प्रोडक्ट दी थी। अब यहाँ पे ये सवाल आपका क्लियर हो गया जी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर आवाज अच्छी तरीके से नहीं आ रही है। यासिर अली भाई आप आवाज सही नहीं आ रही? जी ठीक आ रही है आवाज सर आवाज ठीक है आपकी। ओके, अच्छा, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया जिस सिस्टर ने क्वेश्चन किया था? अच्छा चलिए, अच्छा दूसरे नंबर पे जब ये आप प्रोडक्ट देंगे डायबिटिक पेशेंट को, तो डायबिटिक पेशेंट का ये यहाँ बात समझ रहे हैं, डायबिटिक को चिटोसान और सेल रेजुवेनेशन दोनों इकट्ठे देने हैं, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, इसमें उसकी बॉडी जो है ऑक्सीडेशन के अमल से जल्दी जो है वो निकलेगी वापस। अच्छा आगे हम चलते हैं जी। इस हमने नंबर 3 को मुकम्मल कर लिया, नहीं मुकम्मल हुआ कि एसओ एज प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर एंड सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज। तो इस तरीके से जब देखिए सारा जो इशू है, ये बात अगर आप गौर करें तो एक चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, वो चीज क्या है? वो ब्लड सर्कुलेशन है। जिस बंदे की ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, अगर टाइम्स का सिस्टम देखा जाए, टाइम्स का जो हेल्थ का सिस्टम है, इसका फोकस सेल है और साथ इसका ब्लड सर्कुलेशन है। मतलब हमारी कंपनी ने बीसीएम बना दिया है, बीपीकॉम बना दिया है और क्लींजिंग प्रोडक्ट बना दिए हैं। तो इनका पहला फंक्शन ही यही है कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन का सिस्टम है, उसको मेंटेन किया जाए। अब जब ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम मेंटेन होगा तो पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई है वो बेहतर हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब सप्लाई बेहतर हो गई तो इसके नतीजे में जो दिल की बीमारियां हैं और जो दिमाग की बीमारियां हैं, उनसे हम अपने आप को बचा लेंगे। नंबर 4 पे आ जाएं। जो नंबर 4 गैनोस्टीमा, एक हर्ब की अभी हम बात कर रहे हैं। गैनोस्टीमा जो हर्ब है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे मैंने पहले ये बात आपके साथ शेयर कर दी है कि जो शुगर का मरीज होता है, जो डायबिटिक पेशेंट होता है, उसके जिस्म के अंदर गलने सड़ने का अमल तेजी से हो रहा होता है, सेल डैमेज हो रहे होते हैं, सेल गल सड़ रहे होते हैं। तो अब क्या होगा कि जब आप इसको वो यूज कराएंगे चिटोसान के साथ, तो आपको बड़े शानदार तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। एंटीऑक्सीडेंट ये प्रोडक्ट है। नंबर 5 पे आ जाए। हील्ड एज एंटी कैंसर न्यू कमर। दुनिया के अंदर ये एक नई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, एक ऐसी प्रोडक्ट आई है, एक ऐसी इसकी पहचान बनी है कि इसको एंटी कैंसर कहा जाता है, एंटी कैंसर न्यू कमर। दुनिया के अंदर इस जड़ी बूटी को एंटी कैंसर न्यू कमर कहा जाता है एज इट कैन प्रिवेंट डीएनए हाइड्रोमोर्फोसिस। ये बड़ी आपके लिए जबरदस्त बात है, इसको आपने समझना है। हाइड्रोमोर्फोसिस का मतलब ये होता है कि बीमारी का नस्ल दर नस्ल चलना। बीमारी वलदैन में है तो बच्चों में चली जाएगी। आप कई फैमिलीज को देखते हैं कि उनके वलदैन को शुगर थी तो बच्चों में भी शुगर है। आप कई ऐसे वलदैन को देखें कि उनके वो मोटापे का शिकार हैं, बच्चे भी मोटापे का शिकार हैं। कई ऐसे आप वलदैन को देखें गंजे हैं, उनके बच्चे भी गंजे हैं। आई साइट का प्रॉब्लम है बच्चों की। मैंने कई ऐसी फैमिली देखी है, अम्मी ने अब्बू ने भी एनके लगाई हुई है, बच्चों ने भी एनके लगाई हुई है। तो ये बेसिकली इशू जो होता है, ये डीएनए हाइड्रोमोर्फोसिस होता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, हमारा डीएनए जो है ये बेसिकली हमारा, आप समझ लें कि ये हार्ड डिस्क है, ये हमारा डाटा आगे लेके चलता है। और जो डीएनए है, यहाँ पे ये चीज नोट कर लें, डीएनए जो है ये कब वीक होता है, कब कमजोर होता है और ये कब बीमारियां उठा लेता है। डीएनए जो है इसके अंदर ट्रेट्स मौजूद होते हैं, आपके
जो मतलब आप अगर आप अपनी शक्ल देखें तो आपकी शक्ल अपने वलदैन से मिलती होगी, कान अपने देखें तो आपके कान अपने वलदैन से मिलते होंगे, बाल देखें बाल मिलते होंगे, आपके जो फेस शेप है वो मिलती होगी, ब्लड टाइप मिलता होगा, वलदैन से आपकी मिलती है। तो ये बेसिकली जो है डीएनए, ये जो ट्रेड्स हैं ये डीएनए लेके चल रहा होता है। अब यहाँ पे डीएनए को दो चीजें मजबूत करती हैं, ये राइट डाउन कर लें। डीएनए को दो चीजें इंपावर करती हैं, दो चीजों की वजह से डीएनए हेल्दी रहता है। नंबर 1 जो चीज है वो है स्केलर एनर्जी, इसको स्केलर एनर्जी नंबर 1। और नंबर 2 जो है वो है कोवलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये चीज आगे शायद इसमें आए भी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास इस वक्त चीज मौजूद है कि जिनको जेनेटिकली जो डिजीज हैं, जेनेटिकली जो इश्यूज हैं, वो टाइम्स डील कर सकती है। आप मिसाल के तौर पे ऐसे लोग देते हैं जिनकी वलदैन नस्ल दर नस्ल बीमारी चल रही है, तो उनके बच्चों के अंदर डेफिनेटली वो चीजें जीन्स होंगे जो आगे लेके चलेंगे। अगर शादी से पहले उनको आप सेल रेजुवेनेशन और बाकी कुछ और प्रोडक्ट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन बना के देते हैं, और साथ जो गैनोस्टीमा पेंटाफिलिया हर्ब है, ये कोवलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड को मजबूत करती है, कोवलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड को ये मजबूत करती है। और जो स्केलर एनर्जी है वो भी डीएनए को मजबूत करती है। जो स्केलर एनर्जी है वो हमारे ओरा स्टोन के अंदर पाई जाती है। जो हमारा एक प्रोडक्ट है ओरा स्टोन, जो कि वाल्किनो से बनाया जाता है। ओरा स्टोन जो है वो इंतहाई शानदार हमारी प्रोडक्ट है। इस वक्त बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, लेकिन हमारा जो है बहुत सारी कंपनी ऐसी मड से, बेसिकली तो वो मिट्टी है, मिट्टी से बना हुआ है। तो वो मिट्टी कौन सी है? जो वाल्किनो मिट्टी होता है, वाल्किनो कहते हैं इसको, आतिशफशां जो होता है, आतिशफशां की मिट्टी से वो बनाया जाता है। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा स्केलर एनर्जी होती है। तो इन दोनों के इस्तेमाल से डीएनए को एम्पावर किया जा सकता है, और इसके कई रिजल्ट मैंने जाती तौर पे भी लिए हैं, कई ऐसी मैंने फैमिलीज को यूज करवाए हैं। आगे डीएनए हाइड्रोमोर्फोसिस आपको समझ आ गया जी? हेलो, यस नो करते जाए ताकि मुझे बात समझ आए कि आपको समझ आ रही है। सर डीएनए को दोबारा प्लीज रिपीट करें। डीएनए जो है इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसके अंदर जो है ये बेसिकली इंसान की एक हार्ड डिस्क है। मतलब आपके आपसे लेके आपके वलदैन, आपके हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक डाटा चेक किया जा सकता है। ये किसका बेटा है, ये किसका, इसका दादा कौन है, परदादा कौन है, वो सारा इसे चेक किया जा सकता है। डीएनए जो है इसको दो चीजें इंपावर करती हैं, ताकतवर करती हैं। एक मजबूत करती है स्केलर एनर्जी, और एक मजबूत करता है इसको कोवलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। और स्केलर एनर्जी जो है ये हम अपनी पूरी कर सकते हैं ओरा स्टोन से, हमारी एक प्रोडक्ट है ओरा स्टोन। और जो कोवलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड को मजबूत करेगी वो हमारे पास ये जो जड़ी बूटी में आपको पढ़ा रहा हूँ, गैनोस्टीमा पेंटाफिलिया, ये उसको एम्पावर करेगी। अब बेसिकली जो है डीएनए के अंदर जो है, डीएनए के अंदर जो आगे क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर, फिर इसके अंदर जो बॉन्डिंग हुई होती है ना, बॉन्डिंग है इसके अंदर, बॉन्डिंग एक एडेनाइन है, एक थायामाइन है, इसी के साथ फिर दूसरा गुआनाइन है और साइटोसाइन्स हैं। तो अब ये जो एक साइड पे एडेनाइन होना चाहिए, दूसरी साइड पे थायामाइन होना चाहिए, इनकी आपस में जो बॉन्डिंग है जब ये वीक हो जाती है, वीक कब होती है? जब कोवलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है या स्केलर एनर्जी कमजोर हो जाती है। तो इस एनर्जी को मजबूत करने के लिए वो हमारे पास जो है
वो हमारे पास गैनोस्टीमा और ओरास्टोन है। तो ये समझ आ गया जी आपको? जी सर। ये आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे एंड प्रिवेंट ट्यूमर एंड रिकरेंस एंड मेटास्टासिस। ये कह रहा है कि जो कैंसर सेल हैं उनकी ये मुरम्मत करेगा, रिपेयर कैंसर सेल एंड प्रिवेंट ट्यूमर। ये कैंसर सेल की मुरम्मत करता है। कैंसर सेल कैसे बनते हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर एक फंक्शन है जिसे अपोप्टोसिस कहा जाता है। अपोप्टोसिस का मतलब है पहले होता है सेल ग्रोथ, फिर सेल डिवीजन, फिर सेल डिवीजन के बाद पेरेंट सेल डेथ। यानी कि जो सेल होता है वो अपने डॉटर सेल बनाता है, आगे अपने बच्चे पैदा करते हैं, आगे सेल बनते हैं, तो डॉटर सेल कहा जाता है। तो पेरेंट सेल एंड पे फिर खत्म हो जाते हैं। तो लेकिन ये होता है कि जब फ्री रेडिकल इनके साथ जब अटैच होता है तो वो जो सेल है पेरेंट सेल वो कैंसर सेल बन जाते हैं। तो वो बॉडी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक ये वजह होती है। इसके अलावा अगर डॉटर सेल के साथ भी ये चिपक जाएगा जब फ्री रेडिकल, तो वहां भी कैंसर पैदा करेगा। तो अब ये जो गैनोस्टीमा है ये जाके उस सेल की मुरम्मत कर देगा और इसके नतीजे में जो बार बार जो ट्यूमर होता है, आप देखते हैं कुछ लोग ट्यूमर का ऑपरेशन करवाते हैं तो वो महीने के बाद फिर ट्यूमर हो जाता है, 2 महीने के बाद फिर हो जाता है, वो बार बार हो रहा होता है। तो उसकी भी ये उससे भी बचाता है। और इसके अलावा जो है मेटास्टासिस का मतलब है कि जो मर्ज है यानी कि जो बीमारी है उस जिस्म के अगले हिस्से में मुंतकिल हो जाना, बॉडी में ट्रांसफर होना। बॉडी के अंदर जो है एक हिस्से से, यानी कि हाथ में मसला था फिर ट्रांसफर होते थे बाजू में गया, फिर पूरी बॉडी में फैल गया। तो इस सिस्टम इसका जो इसको कहते हैं मेटास्टासिस, इसको भी गैनोस्टीमा बीमारी को आगे बढ़ने से और आगे चलने से रोकता है। ये चंद चीजें जो है आपके सामने मैंने शेयर कर दी गैनोस्टीमा की। इसके बाद जो है आगे हमारी दूसरी आर्म जो है पॉलीफेनोल है, लेकिन अभी पॉलीफेनोल पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ और इसके बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूं। अगर आप लिखना चाहते हैं, टाइम भी हमारे पास जो है तकरीबन 2 मिनट रह गए हैं, तो इसमें आज हम गैनोस्टीमा को अगर कर लें तो ये भी बड़ी बात होगी। इसका सबसे पहला जो काम है, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है, नंबर 1 गैनोस्टीमा पेंटाफिलिया। नंबर 2 हाई बीपी, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी है। इसके बाद इंप्रूव हार्ट फंक्शन, दिल के फंक्शन को ये मजबूत करती है, दिल के फंक्शन को एम्पावर करती है। और नंबर 4 स्ट्रेंथनिंग इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफियत को ये बढ़ाती है। ये जो हर्ब है, ये जो जड़ी बूटी है, ये कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाती है। और इसी के साथ साथ नंबर 5 पांचवा पॉइंट इसके अंदर है इंक्रीज स्टेमिना, आपके काम करने की सलाहियत को इंक्रीज करेगी, काम करने की सलाहियत को इंक्रीज करेगी। आप देखिए इसके फंक्शन जो हैं इतने शानदार हैं कि आपकी बॉडी को ये बैलेंस करेगी, और जब बैलेंस बॉडी होगी उसके नतीजे में आप जो है अपनी बॉडी के ऑर्गन और सिस्टम को बैलेंस करेंगे तो आपका नतीजा हेल्दी निकलेगा, आप एक सेहतमंद जो है इंसान बन जाएंगे। अब यहां तक जैसे पहले सिस्टर ने क्वेश्चन भी किया था, जी आप ठीक कह रहे हैं, एबनॉर्मल सेल होते हैं ना। अब ये जो कैंसर सेल होते हैं ये सिर्फ एबनॉर्मल सेल भी नहीं होते, ये आपकी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल सेल तो एक आपने कहा ना, इसके साथ साथ जो पेरेंट सेल हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम आए तो वो कैंसर में कन्वर्ट होते हैं। अगर कोई सेल कंप्लीट ना हो यानी कि मुकम्मल ना हो, ठीक है, आप जैसे कि कोई भी सेल जिसकी कंप्लीशन अपनी मुकम्मल वो स्टेट में नहीं पहुंचता, उसको भी कैंसर सेल कहते हैं, वो भी कैंसर सेल है। फिर कैंसर सेल के अंदर डुप्लीकेशन होती है, ये एक सेल जब खराब होता है तो फिर दूसरे को भी डैमेज करता है, फिर तीसरे को भी डैमेज करता है। इस तरीके से कैंसर सेल की चेन बन जाती है पूरी बॉडी के अंदर। तो इसमें क्या होगा कि ये जो है इस अमल को रोकेगी, ये जो अमल है कैंसर सेल का जो आप कह रहे हैं एबनॉर्मल सेल जो होते हैं, ये इस अमल को रोकने में जो गैनोस्टीमा है वो बहुत अच्छी जी ऐसी है। अब इसी के साथ साथ जो है हम इंशाल्लाह सेल को मजीद पढ़ेंगे जब आप कभी चिटोसान की जो पीपीटी है उसको जब डिस्कस करेंगे, उसमें हम कैंसर को मजीद डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे। उसमें चूंकि
कैंसर की पीपीटी पूरी एक स्लाइड है। अच्छा, अभी इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है ये हमारे स्टेमिना को इंक्रीज करती है और इसके बाद इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेस। जितनी भी माहौल के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, चेंजिंग आ रही, जैसा भी मौसम चेंज हो रहा है, ठंड आ रही है, सर्दी आ रही है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो है रेजिस्टेंस को बढ़ाएगी। इसके अलावा इम्प्रूविंग मेमोरी, ये यादाश्त के लिए बहुत अच्छी है। जब ये ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई को अच्छा कर देते हैं तो उसके नतीजे के अंदर जो है मेमोरी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद प्रिवेंटिंग हेयर लॉस, ये बालों के गिरने से इसको बचाती है। इसके बाद पुअर एपिटाइट, भूख को जो है ये बेहतर करती है। अब ये देखें, इस एक हर्ब के इतने बेनिफिट्स हैं। मैंने ये आपको बताया था इमरान भाई कि ये जेनेटिक, बेसिकली मैंने बड़ी डिटेल के साथ बात की है, उस वक्त पता नहीं आपका ध्यान किधर था। देखें, अब जब कोवलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड और स्केलर एनर्जी कम हो जाएगी, उसके नतीजे में डीएनए की एडेनाइन और थायामाइन और गुआनाइन और ये चारों जो हैं, ये इसके जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाएगी। जब वो वीक होगी तो ऑटोमेटिकली वो जीन जो हैं वो कमजोर होंगे। तो वो जितनी भी बॉडी में ट्रेड्स मौजूद हैं बॉडी में, बॉडी के अंदर जितनी भी जो डिजीजेज मौजूद हैं वो उसको उठाएंगी। और इस तरीके से डीएनए जब ट्रांसफर होगा, जब इंटरकोर्स होगा तो उसमें ट्रांसफर होगा, तो जब डेफिनेटली बच्चा पैदा होगा तो उसके डीएनए के अंदर भी ये चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी। अब ये डीएनए को कैसे एम्पावर करती है कि मैंने बताया, कोवलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड जो डीएनए के अंदर मौजूद है उसको ये एम्पावर करेगी। और दूसरे नंबर पे इसके अंदर जो स्केलर एनर्जी है उसके वीक होने से ये कमजोर होता है। तो स्केलर एनर्जी हमारे ओरा स्टोन के अंदर मौजूद है, उसको पहनेंगे तो बॉडी के अंदर स्केलर एनर्जी जो है जाएगी, तो उसके नतीजे में बॉडी का जो स्केलर एनर्जी का लेवल है वो बैलेंस होगा। इस तरीके से आप